नमस्कार। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम और आप मिलकर के पढ़ रहे हैं पेट से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसी पर हम बातचीत करेंगे। इसमें हम आपको साड़ी से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसी पर बातचीत करेंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ साड़ी के प्रश्नों से, जिसमें आप पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। आप देखिए किस तरीके का प्रश्न आता है। एकदम आपको साड़ी देख करके घबराना नहीं है। जो व्यक्ति साड़ी को देख करके घबरा जाएगा उसका प्रश्न सही होने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके बातचीत करते हैं। ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। ये देखिए, यह साड़ी का प्रश्न जिसमें आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित साड़ी का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 5 विद्यालय हैं। विद्यालय ये है आपको दिया हुआ, यहाँ पर ये 5 विद्यालय दिए गए हैं। आपको देख रहे हैं कि विद्यालय ए, विद्यालय बी, विद्यालय सी है, विद्यालय डी है और विद्यालय ई है। यानी यहाँ पर 5 विद्यालय हैं। इन्हीं से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो शिक्षा शुल्क दिया हुआ है, यहाँ पर अवधि शुल्क दिया हुआ है, यहाँ पर दान है, अनुदान है, विविध योग है। यह सबका योग है, यानी जितना शिक्षा शुल्क है, अवधि है, शुल्क है, दान है 54 रुपया, अनुदान 60 रुपया, विविध 12 तो 270 पूरा। इस सबका टोटल है 270 इसका है, 200 120 इसका है, 450 इसका है, 210 इसका और 280 इसका दिया हुआ है। ये सब आपके प्रश्न में दिए हुए हैं दोस्तों। तो आइए एक एक करके प्रश्न को हम देखते हैं। लिखा है कि विद्यालय ई के द्वारा दान से प्राप्त आय। विद्यालय ई के द्वारा दान से प्राप्त आय कितना है दोस्तों? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दान का जो टेबल है वह यही है, यही दान का टेबल है। यहाँ पर विद्यालय ई द्वारा कितना रुपया प्राप्त किया जा रहा है? तो कहोगे सर 60 रुपया प्राप्त किया जा रहा है। उसके बाद बोला कि उसकी आय विविध आय का कितने प्रतिशत है, यानी विविध आय। देखो विविध आय कितना है दोस्तों? आप कहोगे सर विविध आय तो 15 है, यहाँ पर देख रहे हैं, दिख रहा है, ठीक। तो अब आइए आपको बता देता हूँ ये प्रश्न। यह देखिए ये प्रश्न है आज का कि विद्यालय ई के लिए दान से प्राप्त आय उसकी विविध आय से कितना % है, ठीक है। तो देखिए ये देखिए आपको दिया हुआ है प्रश्न, एकदम आसान सा प्रश्न है। विद्यालय ई के लिए दान से प्राप्त आय, दान से प्राप्त जो आय है वो कितना रुपया है? 60 रुपया है। ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पर 60 रुपया दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कि विविध आय कितना है, तो आप कहोगे सर विविध आय 15 रुपया है जो हमारे टेबल में दिख रहा है ना। तो अब इसका क्या कर लेना है, अब देखिए अब आपको यहाँ से इसका % निकालना है। तो देखिए % निकालने में व्यक्ति कैसे निकालेंगे? दान से प्राप्त आय तो 60 रुपया ये है, 60 रुपया बराबर इसकी विविध आय का, विविध आय कितना है? 15 रुपया है का मान लो कितना % है? X% है। इसी तरीके से तो 60 बटे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, गुणे कितना? 100 हो गया बराबर X। तो 15 चौका कितना होता है दोस्तों? 60। तो कितना आएगा? 400।
400% आएगा। तो यहाँ पर आपको जो उत्तर मिला है वो कितना मिला है, 400%। ठीक है, तो इसमें आपको जो उत्तर दिख रहा है देखिए यही है, 400% आंसर आएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, इसी तरीके से आप अपने प्रश्न को करेंगे। अगला आइए देखते हैं, वह विद्यालय कौन सा है जिसमें ये दिया है कि वह विद्यालय कौन सा है जिसमें शिक्षा शुल्क कुल आय का सबसे ज्यादा प्रतिशत है। तो सबसे पहले शिक्षा शुल्क सभी विद्यालयों को जाने, यहाँ पर मैं एक टेबल बना देता हूँ। ये देखिए, ये इसलिए बना दे रहा हूँ ताकि आप कायदे से समझ जाए। यह है विद्यालय ए, ये है विद्यालय बी, विद्यालय सी है और विद्यालय डी है, यहाँ पर विद्यालय ई है। आपके पास कितने विद्यालय हैं, 5 विद्यालय हैं। यहाँ पर दिया है शिक्षा शुल्क, ये है शिक्षा शुल्क, ये दिया गया है आपके प्रश्न में, जो कि टेबल बार बार दिखता नहीं है इसलिए मैं इसको बना दे रहा हूँ। कुल आय, कुल आय आपको कितना होगा इसको देखना है। आइए अब आपको साड़ी में ले चलता हूँ, साड़ी में आपको दिखाता हूँ और आपको बताता भी हूँ। देखिए शिक्षा शुल्क इसका कितना है, 120 रुपया, इसका 120 रुपया है और कुल आय कितना है, 270। चलो लिखो यहाँ पर भाई, यहाँ पर लिखा जाएगा शिक्षा शुल्क कितना है, 120 और यहाँ पर कुल आय कितना, 270। ठीक, सॉरी ठीक, इसमें लिखना है, इसमें एक 120 और 270। अब बी को देखो जरा, बी वाला देखेंगे हम। बी का कितना है, बी का 60 रुपया शिक्षा शुल्क है और कुल कितना है, 150 है। आइए देखते हैं, ये भी अब साड़ी यहाँ पर 60 रुपया है, ठीक है, और कुल आय जो आपको दिया गया है वह 150 है। कितना है, 150। ठीक, अब विद्यालय सी में देखिए, विद्यालय सी में जो शिक्षा शुल्क है वह है 210 रुपया, 210 रुपया। यहाँ पर कितना है, 450 रुपया है। अब विद्यालय डी में आप जाओगे तो विद्यालय डी जो है उसमें 90 है, 90 है और यहाँ पर कितना है, 210। आपके ऑप्शन में केवल ए बी सी डी दिया है, तो विद्यालय ई से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो विद्यालय ई को, इसका जो डाटा दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, लिखेंगे ही नहीं, देखेंगे नहीं। अब देखिए, अब हमको कैसे परसेंटेज निकालना होता है वह हम जानते हैं कि जो शिक्षा शुल्क पर खर्चा हुआ बटे कुल आय गुणे 100 कर देंगे। यानी इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए किया जाएगा दोस्तों 120 बटे कितना हो जाएगा, 270 गुणे 100। कितना आएगा, जितना आएगा आप जानेंगे, इसको सॉल्व कर करके देखेंगे। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, 60 बटे 150 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर कितना, 210 और बटे 450 कितना, गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ पर कितना, 90 बटे 210 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए सब आपको पता हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा, है ना, परसेंटेज मिलेगा। परसेंटेज यहाँ पर देखो, इसका मिलेगा 44%, लगभग 44% मिलेगा। यहाँ पर देखो 3 चौके 12 हो गया, 3 9 27 हो गया, कट जाएगा। यहाँ पर देखो 0 0, 15 चौके 60 हो जाएगा
और 0 से यानी 40% यहाँ पर मिलेगा। देखो यहाँ पर, यहाँ क्या 0 इस 0 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 और 15 तिया कितना हो गया, 45 हो गया, 15 चौका कितना हो गया 60, 15 बचे 75, 15 छक्का कितना 90, 90 हो गया, 6 सत्ते 42, 42% लगभग आएगा परसेंटेज में। यहाँ पर देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 3 त्रिका 9, 9 त्रिक कितना 27 हो गया। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 300 आएगा, 300 आएगा तो 7 त्रिक 21, यानी 300 में, जब 300 में दोस्तों आप 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 3 बार जाएगा 21 आएगा, 7 नंबर कितना हो जाएगा 63, लगभग 39% इसका उत्तर आएगा, 39%। तो आपसे पूछा है कि कुल आय का सबसे ज्यादा परसेंटेज किसमें आपको देखने को मिल रहा है, तो आप कहोगे सर सबसे ज्यादा जो परसेंटेज हमको देखने को मिल रहा है वह हमको मिल रहा है किसमें, 210, 210 बटे 450। ये जरा देखा जाए, 210 बटे कितना हो जाएगा 450, गुणे 100 कर दोगे जब आप तो कितना मिल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 3 सत्ते 21 हो गया, और यहाँ पर 15 हुआ, ठीक है, 7 बार गया, और फिर 5 दूना 10 और 5 किया है कितना 15, 140 हो गया, 140 बटे 3, 3 चौके कितना 12, फिर आएगा 20, 3 छक्के कितना 18, यानी यहाँ पर 46% आएगा, 46% दोस्तों कितना आएगा 46% आएगा। तो अब आपसे पूछा कि कुल आय का सबसे ज्यादा परसेंटेज किसमें आ रहा है, तो कहोगे सर सबसे ज्यादा परसेंटेज हमको सी वाला दे रहा है 46%, तो हम इसी 46% पर क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये देखिए, कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनका शिक्षा शुल्क उनके अवधि शुल्क के 4 गुने से कम है। ठीक है, तो मान लो विद्यालय कितने हैं, ए बी सी डी और ई। आपके प्रश्न में कितने विद्यालय हैं, 3 विद्यालय हैं, और सबका आप जानते हैं आंकड़ा, आप प्रश्न में देख सकते हैं, मेरे पास आंकड़े हैं, मैं उसी से सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, आइए, लिखा है कि 4 गुने से ए का 120, 120 क्या है, शिक्षा शुल्क है, उनका अवधि शुल्क कितना है 24 रुपया है, तो 24 रुपया है, तो 24 गुणे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 4 चौक 16, 4 गुना 8, 1 9 96, 96 क्या है, ये अवधि शुल्क है, अवधि शुल्क के 4 गुने से कम है शिक्षा शुल्क, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये अधिक हो रहा है ना। अब देखो बी का जो शिक्षा शुल्क है वो कितना है, बी का शिक्षा शुल्क है 60 रुपया, और इसका अवधि शुल्क है 12 रुपया, 12 गुणे कितना हो जाएगा 4, 12 चौके 48, यह भी नहीं होगा क्योंकि कहा क्या है उसको देखना है हमें। ठीक है, अगला दिया है 210 रुपया, 210 रुपया इसका शिक्षा शुल्क है, इसका अवधि शुल्क कितना है, अवधि शुल्क इसका है 45 रुपया, 45 और गुणे 4 करोगे, 45 चौका कितना 5 चौके 20 और 4 चौका 16 और 2 18, 180 रुपया, तो 180 रुपया 210 है, तो यह भी क्या है फॉलो नहीं कर रहा है। अब डी को देखोगे, डी का जो शिक्षा शुल्क है वह 90 रुपया है, और इसका अवधि शुल्क जो है कितना है, अवधि शुल्क जरा देखा जाए कितना है 24 रुपया, अवधि शुल्क 24 रुपया है, तो 24 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 गुना 8 1 9, तो कितना हो जाएगा 96, 4 गुने से कम है, तो भैया यहाँ पर 96 आ जा रहा है, कितना आ रहा है 96 आ रहा है, जो 90 से क्या है अधिक है। ठीक है, तो कम तो दिख रहा है ना, ये कम है यानी ये वाला ज्यादा है, तो ये वैरी कर रहा है, ये फॉलो करेगा। ठीक है, अब देखो ई को जरा देखो, ई को देखो, इसका जो शिक्षा शुल्क है 120 रुपया है, कितना है 120 रुपया है,
और यहाँ पर 30 रुपया इसकी अवधि शुल्क है, तो 4 30 चौका कितना हो जाएगा 120, ये बराबर है। तो आपसे बराबर तो पूछा नहीं है, आपसे ये पूछा है कि बताओ कौन सा कम है, तो कम केवल एक है डी वाला, तो उत्तर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तों। तो ये साड़ी पर आप या बेस्ड प्रश्न है, साड़ी आपके सामने होगी तो आप प्रश्न को क्या करोगे क्लियर कर ले जाओगे। आइए आगे चलते हैं। वह कौन सा विद्यालय है जिसमें अनुदान से प्राप्त आय और शिक्षा शुल्क का अनुपात सबसे कम है दोस्तों, कौन सा विद्यालय है। अब देखो इसमें हमें ये देखना है कि अनुदान से प्राप्त आय कितनी है और शिक्षा शुल्क कितना है, ठीक है। तो सभी विद्यालयों को हमको देख लेना है। अब मैं यहाँ पर देखो मेरे पास ऑप्शन में ई है, ऑप्शन में मेरे पास कितना है बी है, और ऑप्शन में मेरे पास कितना है सी है, और ऑप्शन में डी है। इन्हीं लोगों के बारे में मुझे बातचीत करनी है और किसी के बारे में मुझे बातचीत करनी नहीं है। अनुदान से प्राप्त आय, सबसे पहले अनुदान से प्राप्त आय हमको लिखना है। अनुदान से प्राप्त आय और शिक्षा शुल्क का अनुपात सबसे कम है, किसमें सबसे कम है यह हमको देखना है। तो ठीक है, तो देखिए अनुदान से प्राप्त आय 54 रुपया है, यहाँ पर 54 रुपया अनुदान से प्राप्त आय है, और शिक्षा शुल्क इसका कितना है 60 रुपया है, यहाँ शिक्षा शुल्क इसका कितना है 60 रुपया है। अब आगे बढ़ते हैं, बी विद्यालय में देखेंगे, विद्यालय बी, क्या बी विद्यालय ई लिख दिया ना, ये सारी गलती है। आइए विद्यालय ई, विद्यालय ई में 55 रुपया अनुदान से प्राप्त आय है, 55 रुपया, और जो इसकी आय है शिक्षा शुल्क की वह दिया है आपको 120 रुपया, 120 रुपया, ठीक है। अब बी वाला दिया है 60 रुपया, बी कितना दिया है 54 और 60, बी कितना दिया 54 और 60, ये दिया है आपके साड़ी में जो ऊपर है, ठीक है। और सी में दिया 120 210, सी में दिया है 120 और 210, और डी में दिया है दोस्तों कितना, डी में आपको दिया है क्या है 42 और 90, 42 और 90। आइए देखते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं जो हमारा प्रश्न है। ये देखिए शिक्षा शुल्क, देखिए बी का 60 दिया हुआ है, बी का कितना दिया है 60, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यहाँ पर देखो बी का 60 दिख रहा है आपको, सी का जो शिक्षा शुल्क है वो 210 दिख रहा है, और डी का 90 दिख रहा है, ई का 120 दिख रहा है। उसके बाद अनुदान इसका देखो 54 दिख रहा है, इसका 120 दिख रहा है, इसका 42 दिख रहा है, इसका कितना दिख रहा है 55 दिख रहा है, ठीक है। अनुदान से प्राप्त आय, यही चीजें हैं आपको प्रश्न करवाएंगी, ये सब आपके पास रहेगा तो आप प्रश्न कर ले जाओगे। आइए देखते हैं, ये देखिए आ गया, आइए 55 120, जब 55 120 में भाग दोगे, 55 120 में भाग दिया जाएगा इस तरीके से, देखो 55 120 में भाग दिया जाएगा, तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 55 120 का जब भाग दोगे, आप काट करके उसको देख सकते हैं आप, है ना।
तो इसका आएगा 0.46। इसका कितना आएगा 0.46 आएगा। यहाँ पर 5460 है तो 5460 में भाग दे करके देखोगे, देखो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ दोस्तों, 09 आएगा। 120 210, देखो 120 है और 210 है, इसको काटोगे 1 कट गया है ना, 3 चौके 12, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 4 हो गया। अब इसको 7 का 4 में भाग दोगे तो 10 बढ़ाओगे 0 आएगा। 7 बच्चे कितना हो गया 35 होता है, फिर कितना आया 5 आया, 0 बढ़ाओगे 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, यानी 0 पॉइंट कितना आएगा 57 आएगा ये। ठीक है, अब 42 और 90 दिया है आपको, तो 42 और 90 को भी देख लो। 42 90 दिया है तो यहाँ पर देखो 90 है, 3 एकड़ 3 चौके 12, 30 हो गया। ठीक है, इसको भाग दे करके देख सकते हो। अब भाग दोगे तो 14 है, यहाँ 30 है, 10 लगाना पड़ेगा 0 आएगा, तो 3 चौके कितना होता है 12 होता है, फिर 20 आएगा, 1 0 लाओगे तो 3 छक्के 18 कितना हो जाएगा 0.46, 0.46 से लगभग कुछ ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब देखो कहा कि किसका अनुपात सबसे कम है दोस्तों, तो आप देख रहे हो कि 0.9 तो सबसे अधिक है, 0.57 उससे अधिक है। अब केवल ई और डी में ही आपको दिक्कत हो रही है, किसमें ई और डी में। तो डी का मैंने आपको बताया कि डी पूर्ण रूप से कट नहीं रहा है, डी थोड़ा और जा रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 0.47 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि 0.47 आ गया यहाँ पर। तब अब आप इसको देख सकते हैं कि ए का बी का जो मान है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सी का मान है, उसके बाद किसका मान है डी का मान है, फिर उसके बाद किसका मान है ई का मान है। तो सबसे कम किसका अनुपात है, तो कहोगे दोस्तों सबसे कम अनुपात ई का है। सबसे कम अनुपात किसका है ई का है, तो इसमें आपको ऐसा आंसर मिलेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित निर्देश 5-6 निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 150 से कम लड़कियां कितनी हैं 4 हैं, 145 से कम लड़कियां कितनी हैं 11 हैं, 150 से कम लड़कियां कितनी हैं 29 हैं, 155 से कम कितनी हैं 40 हैं, 160 से कम है कितनी 46 है, 165 से कम कितनी है 51 है। ठीक है, तो अब आओ देखो अपने प्रश्न में, हमारे प्रश्न में क्या हमसे पूछा गया है उसको हम बात करते हैं। अब देखो कहा गया है कि आप बताइए कि उन लड़कियों की संख्या कितनी है जिनकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर से अधिक है। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या जिनकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर से क्या है अधिक है, अधिक है। अब देखो 150 सेंटीमीटर से अधिक लड़कियां कितनी हैं, इसको मुझे देखना पड़ेगा सारणी में। 150 सेंटीमीटर से कम, 150 सेंटीमीटर से कम कितने लोग हैं, 150 सेंटीमीटर से कम लोग 29 है, इसको मुझे देखना पड़ेगा। और सबसे अधिक कितने हैं 165 से कम, यानी 165 से कम ऊपर होंगे यानी 51, यानी इसकी अपर लिमिट 165 से कम वाली है, लोअर लिमिट कितनी है 150 से कम वाली है। तो 51 में 29 को घटा देते यदि तो हमको क्या मिल जाता, अपना उत्तर मिल जाता। आइए देखते हैं, हम घटा करके ही देखते हैं। 150 51 में 29 को घटाओगे तो कितना आएगा, 9 2 कितना 11, 4 में से दोगे 2, तो कितनी लड़कियां ऐसी मिलेंगी, तो कहोगे सर हमको 22 लड़कियां ऐसी मिलेंगी जिनकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर से क्या है अधिक है। मैंने आपको बताया कि अपर लिमिट जो है वह 51 की है और लोअर लिमिट 29 की है जो आपके सारणी में दिया हुआ है।
तो उनको घटा करके आप अपने प्रश्न को कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न है कि उन लड़कियों की औसत ऊंचाई लगभग कितनी सेंटीमीटर है जिनकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर से क्या है, 150 सेंटीमीटर तथा उससे अधिक है। तो आपका उत्तर क्या होगा? इस बात को जानने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे, इसमें आपको दो वर्ग देखने को मिलेगा, 150 से लेकर के 160 का वर्ग, 150 से लेकर के 160 का जो वर्ग है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 150 से 160 यानी 160 इसकी अपर लिमिट है और 150 इसकी लोअर लिमिट है। तो इसका जो वैल्यू है कितना है? 46 माइनस 40, 46 माइनस 40 करोगे तो इसका 6 का क्या मिलेगा? अंतर मिलेगा। इसमें 6 लोग शामिल हो रहे हैं। ठीक है, अब हमको निकालना क्या पड़ेगा? इसका मध्यमान निकालना पड़ेगा। किसका? इसी का, इसी वर्ग का मध्यमान। मध्यमान बराबर हो जाएगा 150 प्लस 160 बटे कितना हो जाएगा? 2। तो आएगा 0, 6 5 11, 1 1 2 1 3 बटे कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर 2 का नाम 2 हो जाएगा, फिर 2 5 10, फिर 2 5 10 यानी 155 आएगा। इसका जो मध्यमान है कितना आएगा दोस्तों? 155 नहीं, 155 आएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर 155 है, सॉरी भाई, यहाँ पर 155 है ना, तो 5 आएगा, 105 है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, बाकी सब वही आएगा। 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10 यानी इसका मान 157.5 आएगा। अब देखो 155 माइनस 160 का वर्ग है। अब इसमें एक वर्ग और देखना है। ठीक है, 160 से लेकर के 165 का वर्ग, 160 से लेकर के 165 का वर्ग देखना है, 165 का वर्ग। इसमें जो लोग हैं, कितने लोग इसमें पढ़ते हैं? 160 में इसकी लोअर लिमिट है, 165 इसकी अपर लिमिट है। तो 165 में 51 माइनस क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो कितना आएगा? 5, यानी 5 लोग इसमें हैं। इसका जो मध्यमान आप निकालोगे दोस्तों, इसका जो मध्यमान आप निकालेंगे आएगा कितना? 6 5 यहाँ पर हो जाएगा और 6 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 1 1 2 1 कितना? 3 बटे कितना हो जाएगा? 2, 2 का नाम 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 पचे कितना? 10 यानी 162.2 इससे अधिक है। अब इसका क्या निकालोगे? औसत ऊंचाई, लगभग औसत ऊंचाई निकालनी है। तो औसत ऊंचाई कैसे निकलेगी? औसत ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? 157.5 गुणे 6 प्लस 162.5 गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा दोस्तों। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो देखो 6 पंचे कितना होता है? 30 होता है, 30 हो गया, और 6 सत्ते 42 और 42 दिन कितना हो जाएगा? 45 हो गया। ठीक है, 42 3 45 और 6 पंचे 30, 30 4 34 हो गया, फिर 6 3 कितना हो गया? 9 हो गया। एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव यहाँ लग गया। यहाँ पे देखो 5 पचे कितना हो गया? 25 हो गया। 5 दूना 10 जो कितना हुआ? 12 हो गया। फिर 6 पंचे 30 1 31 हो गया, और फिर 5 और 5 दिन कितना हो गया? 8 हो गया। इसको जोड़ोगे जब 5 5 2 7 और यहाँ पर आएगा 4 1 5 और 9 8 कितना हो गया? 17 यानी इतना आएगा। अब इसमें भाग दे दोगे आप 11 से, यानी 17 5 7.5 में आप 11 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 11 में 1 मार जाएगा। ठीक है, 11 का नाम 11। अब 6 बचा, 11 छक्का 66 तो होगा नहीं, 11 पचे कितना हो गया? 55 हो गया।
55 हो गया तो 10 बचा, 11 नवा कितना हो गया, 99 हो गया। यानी 159 जिसमें दिख रहा है तो वही सही होगा, 159 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही इसका क्या है, आंसर है। तो दोस्तों यह थोड़ा क्रिटिकल प्रश्न है, टफ प्रश्न है, कैलकुलेशन ज्यादा लेंथी है, ठीक है। तो आइए ऐसे केवल एक आध दो प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक तालिका दी हुई है और इसमें छात्रों का बुद्धि लब्धि दिया गया है, ठीक है। यानी जो बुद्धि लब्धि प्राप्तांक 80-90 के बीच में, उसमें छात्रों की संख्या 6 है। जो 90 और 100 के बीच में है जिनकी बुद्धि लब्धि है, ऐसे छात्रों की संख्या 9 है। और 100 से 110 की जिसकी बुद्धि लब्धि है, ऐसे छात्र 16 हैं। 110 से 120 की जो बुद्धि लब्धि वाले हैं 13 है। ऐसे इनका सारणी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और हम आपको इसी सारणी के माध्यम से मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूं। देखिए, आइए, बुद्धि लब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? बुद्धि लब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो छात्रों की संख्या कितनी है, तो आइए देखते हैं। आइए देखिए, 130 माइनस 140 का रेंज है। 130 140 का जो रेंज है वो कितना है? आप कहोगे सर दो छात्र हैं ऐसे, तो 2 छात्र होना चाहिए। ऑप्शन में जीरो तो कोई आंकड़ा जीरो, कोई छात्र जीरो है नहीं, कोई एक छात्र तो किसी में है नहीं, 2 में है, 2 छात्र हैं। लेकिन बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो मुझे लगता है 130 140 वाले यही आंकड़े होंगे, ठीक है। 140 जो बुद्धि लब्धि प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों की संख्या एक भी नहीं है। तो हमारे प्रश्न में ऐसा स्पष्ट नहीं है कि 140 बुद्धि लब्धि प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है। तो आप अपने लास्ट डाटा तक जाकर के देख सकते हैं, तो 2 इसका आंसर होगा। यदि आपसे पूछता कि 140 तक के कितने होंगे, 140 से अधिक वाले कितने होंगे, तो आंकड़ा एक भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 130 से 140 के बीच जो पार हैं वो 2 ही लोग हैं, तो 2 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। आइए, 100 और अधिक बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों, ये बताइए। 100 और उससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो आइए देखते हैं। अब हम आपको बता देते हैं 100 और अधिक बुद्धि लब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो ये है छात्रों की संख्या जो यहां से आप बता सकते हो। देखो देखो 100 से अधिक प्राप्त करने वाले, यानी 100 से अधिक प्राप्त करने वाले कितने लोग हैं? सबसे पहले 100 से 110 के बीच में 16 हो गया, 13 हो गया, 4 हो गया और 2 हो गया। देखो जरा, 4 2 6 6 3 9 9 9 6 कितना हो जाएगा? 9 6 15 हो गया और 2 1 3 1 कितना? 35। अब देखो इसको क्यों नहीं लिया, ये 100 तक है, ये लोग 100 तक है। 100 से अधिक पूछा है तो 100 से जब अधिक पूछा जाएगा इनको लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? 35। तो उत्तर आप क्या कर दोगे? 35 लगा दोगे मित्र, 35 लगाइए, इसका आंसर होगा 35। अगला है देखिए, निम्नलिखित डेटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेडिकल में 30 छात्र हैं, लड़कियां 70 हैं, इंजीनियरिंग में 75 हैं, लड़कियां 25 हैं। तो दिया है कि विद्यार्थियों में लड़कियों का प्रतिशत कितना है जिन्होंने इंजीनियरिंग विषय चुना है। विद्यार्थियों में लड़कियों का प्रतिशत कितना है जिन्होंने इंजीनियरिंग चुना है। तो लड़कियां उधर 70 है और इंजीनियरिंग विषय चुना है। तो इंजीनियरिंग विषय का लिए हमको यही तालिका देखनी है, यही तालिका हमको देखनी है कि इंजीनियरिंग वाले यही लोग हैं, है ना। मेडिकल वालों से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको लेना देना है इंजीनियरिंग वाले से, जो मैथ डिपार्टमेंट के लोग हैं, है ना, उन्हीं से लेना देना है हमें।
आइए देखते हैं। 25 दिया है लड़कियां 25 है और कुल कितने हैं? 25 बटे कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो गया। 25 एक बार 25 दिया 75। जब आप जानते हो कि हम कभी 100 में भाग देते हैं 3 से, तो हमारा उत्तर 33 सही 1 बटे कुछ आता है, तो 33 वाला ही उत्तर सही होगा, है ना? क्या यही सही है? विद्यार्थियों में लड़कियों का परसेंटेज कितना जिन्होंने इंजीनियरिंग विषय चुना है ना? तो बता दीजिए आप, या सही है क्या? आपने उत्तर निकाल दिया लड़कों के साथ, लेकिन आपको कुल के साथ निकालना पड़ेगा ना। जब आप लड़कों के साथ लड़कियों का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप परसेंटेज हमेशा कुल के साथ निकालते हो। ये बात ध्यान रहे। कुल संख्या 25, 75 और 25 कितना होता है? कहोगे सर 75 25 तो 100 होता है। तो 75 जब 25 100 होता है तो यहाँ 100 लिखाना जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया तो उत्तर कितना आया? 25%। या उत्तर आ गया 25%। 25% लड़कियां जो है इंजीनियरिंग चुनी है। ठीक है, आप इसको बिना लगाए ही बता सकते थे, क्योंकि 25 दिख रहा है। 75 25 100 होता, 100 से 100 कट जाएगा, 25 आ जाएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कच्चा माल 11 लाख रुपया, श्रम, किराया, ब्याज दर ये सब दिया हुआ है। कच्चा माल और कर कुल खर्च का कितना % है? कुल खर्च, कच्चा माल तो 11 है, कुल खर्च बताइए। कर कुल खर्च तो वही है ना, सबको जोड़ोगे। देखो 3 3 6 5 11 11 11 22 हो गया। 11 11 22 हो गया। 22 7 कितना हो जाएगा? 29। 22 7 कितना हुआ? 29 लाख रुपया वार्षिक एक कुल खर्च है दोस्तों। ठीक है, अब कहा कि कच्चा माल और कर कुल खर्च का कितना % है, तो बता दीजिए आप। कच्चा माल कितना है? 11 है। कर कितना है? 3 है। तो 11 3 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 बटे 29, 14 बटे 29 गुणे 100, इसको साल कर लोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1400 हो जाएगा। और 29 में भाग देंगे तो 1400 बटे 29, तो इसका उत्तर आएगा लगभग 48.28। 48.28% इसका क्या हो जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। हमेशा आप अपने प्रश्न को कच्चा माल और कल ये लिया है, कच्चा माल और प्लस कर कुल खर्च। कच्चा माल प्लस कर कितना है? कच्चा माल 11 है और कर 3 है दोस्तों, इसलिए यह आ जाएगा 14 बटे कुल कितना है? खर्च 29 लाख गुणे 100 कर दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि नीचे दी गई डेटा तालिका के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। 2011 में अनुपात आयात निर्यात का 1 है। 2012 में ऐसे आपको सारणी दी गई है। यदि 2012 में आयात 1000 करोड़ रुपया था और वर्ष 2012 और 2013 में एक साथ कुल निर्यात का 4800 रुपये था, तो 2013 में कितना है दोस्तों? तो यह प्रश्न है, यह थोड़ा अच्छा सा प्रश्न है। आप इसको देख करके घबराइए नहीं, इसको पढ़ करके कायदे से उत्तर हमको बताइए। ठीक है, इसका उत्तर हमें बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में मैं पुनः आपसे बातचीत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।